ये है कि पाकिस्तान की टीम में कोई हिंदू खिलाड़ी खेलता हुआ क्यों नहीं नजर आता, और कोई बंदा ये मत बोले कि पाकिस्तान में कोई हिंदू खिलाड़ी नहीं है। मैंने खुद पाकिस्तान के क्लब्स में मैं जाता रहा हूं, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे हिंदू लड़के जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की टीम में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक मुझे जो है वो पाकिस्तान की टीम में दानिश कनेरिया के बाद कोई जो है वो हिंदू खिलाड़ी खेलता हुआ नजर नहीं आया है। पाकिस्तान के लिए जिस गेंदबाज ने कभी उंगलियों से खून निकलने तक गेंदबाजी की थी, आज उसी गेंदबाज को एहसान फरामोश पाकिस्तान हिंदू होने की सजा दे रही है। पाकिस्तान आरोप बेबुनियाद थे। यही नहीं, जब दानिश पाकिस्तानी टीम के साथ खेल रहे थे तब उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव भी किया जाता था और उन पर धर्मांतरण करने के लिए भी दबाव बनाया जाता था। लेकिन दानिश बचपन से हिंदू धर्म को मानते आ रहे हैं और वो कई बार पाकिस्तान में रहकर भारत का पक्ष भी ले चुके हैं, और यही बात पाकिस्तानी बोर्ड को खलती रहती थी, जिस वजह से उन्होंने एक टैलेंटेड खिलाड़ी का करियर खत्म कर दिया। गाइस, पाकिस्तानी बोर्ड के कनेरिया के लिए इस व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया की टीम में जो है वो 2 से 3 जो है वो मुस्लिम खिलाड़ी खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, और उसके बाद अगर देखा जाए तो उमरान मलक भी खेल चुका है। लेकिन पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि कोई हिंदू खिलाड़ी हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये होता है भाई साहब जो मेरिट के ऊपर टीम बनाना। आप मुझे बताएं कि क्या सचिन तेंदुलकर के पास किसी चीज की कमी है? क्या सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की सिफारिश करें तो वो इंडिया की टीम में नहीं आ सकता? आ सकता है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है ना, तो क्या उनका बेटा इंडिया की टीम में नहीं आ सकता? अगर वो चाहें तो आ सकता है। लेकिन बात यह है कि वहां पर मेरिट चलता है, वहां पर कोई पर्ची नहीं चलती है। चाहे आप जितने मर्जी बड़े लेजेंड के बेटे भी हो ना, आप अगर मेरिट में नहीं आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा, तो आप नहीं खेल सकते। क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, खत्म किया है, और जिसकी वजह से जो इज्जत, इक्वल वैल्यूज मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी, और इससे और ज्यादा हमें मिल सकता था, इज्जत मिल सकती थी मुझे। और सबने, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने सबने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी है, जिससे तो विराट कोहली शमी की अम्मी के पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे। मतलब एक तरफ मुस्लिम अम्मा है, मतलब मुस्लिम माँ है, और एक तरफ जो है वो विराट कोहली एक हिंदू है, जो कि हम जानते हैं कि वो मतलब पूरे 100% हिंदू है, प्योर। और वो एक ऐसे संस्कारी इंसान है जो कि एक मुस्लिम औरत के जाकर पांव छू के उनका आशीर्वाद ले रहा है या दुआएं ले रहा है, वटेवर जो भी है। वहां पर आपको नजर आता है इंडिया की जीत का राज। वो कोई छोटा सा पॉइंट नहीं है, ऐसे कई सारे पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने लगा हूं कि जिस वजह से हिंदुस्तान क्रिकेट टीम बनी है दुनिया की नंबर 1 टीम। दुनिया की नंबर 1 टीम बनना पाकिस्तान का भी ख्वाब है, बांग्लादेश का भी ख्वाब है, दुनिया की तमाम टीमों का ख्वाब है। लेकिन इंडिया का ही ऐसा राज क्या है कि भाई वो दुनिया के नंबर है। लेकिन जो यहाँ पर मेन चीज है वो है पाकिस्तान क्रिकेट। देखो, ऑन सीरियस नोट, पाकिस्तान की तरफ से मुझे तो पहले इस बात का अफसोस है कि एक भी क्रिकेटर ने या एक भी ऑफिशियल ने या फिर लेजेंड क्रिकेटर ने कांग्रेचुलेशंस इंडिया नहीं लिखा ट्विटर के ऊपर। हालांकि अफगानिस्तान से बोला जा रहा है, पूरी दुनिया से लोग उनको यहाँ पर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। एंड अफगानिस्तान अकलौता ऐसा देश है जो कि हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है आफ्टर विनिंग दिस खूबसूरत चैंपियंस ट्रॉफी। अब यहां पर भाई जो हिंदू मुस्लिम वाली बात मैंने शुरू में की उसके ऊपर भी आते हैं। तो पहले तो भाई पाकिस्तान से मैं सॉरी बोलता हूं, और मैं हिंदुस्तान के भाइयों को बोलना चाहता हूं भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, तो आप लोग डिजर्व करते हो। क्योंकि अगर आप जिसको एनालाइज करो कि इंडिया क्यों जीता है, उनकी हिंदू मुस्लिम की एकता या फिर उनका जो प्यार है वो बड़े कमाल का। मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने इस बात का जिक्र किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये आप हिंदुस्तान पे जरा रिसर्च तो करो कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कैसे रहते हैं, आपको अंदाजा हो जाए कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि बीसीसीआई ने एक ऐसा डिसीजन लिया और ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर, पाकिस्तानी बॉर्न बंदा सर जिंदगी में आईपीएल नहीं खेल सकता। चाहे वो बिलोंग करता हो पाकिस्तान से, चाहे वो बिलोंग करता हो लोंडोपुर से, काछूपुरे से, कहीं से भी बिलोंग करता हो, भाई वो बंदा आईपीएल में आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है आजकल पाकिस्तान में ये चीज बड़ी चल रही है कि भाई हर एरा गैरा उठता है, हर एक्स क्रिकेटर उठता है और बीसीसीआई पे बैठ भाईजान वो जो है वो भोंक देता है। बीसीसीआई पे भाईजान वो जरा सुनिएगा जरा, भाईजान हम पिलजी हैं, हमारे साथ हो दिया ज्यादती, तो भाईजान ये सुन लेना भाईजान। सपना तो कहा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है।
ना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। मैं अपनी चूड़ियां तोड़ दूंगी आज, बॉब्सी चूड़ियां तोड़ देगा आज, क्योंकि भाईजान कोई भी पाकिस्तानी बॉर्न क्रिकेटर अब आईपीएल नहीं खेल सकता, क्योंकि आपको पता है कि भाईजान हर एरा गैरा हर पाकिस्तानी क्रिकेटर उठ के बीसीसीआई पे या आप इंडिया पे जो है वो भौंक रहा था। कोई कह रहा है कि जी जो है वो आईपीएल हराम है पाकिस्तान में, ये मुस्लिम पे हराम है, ये हिंदुओं की लीग है, इसको हम क्यों देखें। मतलब आपको शर्म नहीं आती? हिंदुओं की लीग है या किसकी लीग है, ये बातें तो कर ली थी, लेकिन अब जो बीसीसीआई ने उसको वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के उमरकोट आप देख लो, थर देख लो, स्पेशली इंटीरियर सिंध के अंदर इतने हिंदूज भरे पड़े हैं जिनको सामने नहीं लाया जा रहा। मैं चाहता हूं कि वो सामने आए। देखो हिंदूज हैं यहाँ पर, मेजोरिटी में भी है, काफी मेजोरिटी पाकिस्तान की है, मुस्लिम्स की है, लेकिन जो हिंदूज हैं वो सामने क्यों नहीं आ पा रहे, उनको सामने क्यों नहीं आना दे रहा। पहली बात कि भाई यहाँ पर जो हिंदूज हैं उनको स्कूल में एडमिशन सही नहीं मिलता। यहाँ पर मेरे पास जितने भी हिंदूज आते हैं भाई लोग, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, हम लोग साथ खाना भी खाते हैं, हम लोग साथ घूमते भी हैं, बाइक पे हम लोग जाते हैं, सीवी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है हम लोग टूरिज्म करते रहते हैं। तो वो सब जो है वो यही कहते हैं कि यार हमारे गाँव में स्कूल नहीं है। मतलब जहां पर एक पूरा गांव बसा है जिसके अंदर चाहे मैं कहता हूं 2000 हिंदू रहता हो या 5000 हिंदू रहता हो, वहां पर आपको स्कूल्स देखने को नहीं मिलते, वहां पर आपको पढ़ाई और लिखाई देखने को नहीं मिलती। जबकि इंडिया में आप जाओगे तो वहां पर हिंदू और मुस्लिम बच्चे एक ही स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे हिंदू बच्चे, मगर चौथी से 5वीं जमात तक। उसके बाद जब आप कॉलेज का एडमिशन लेने के लिए जाओ आप, या फिर किसी अच्छे स्कूल का एडमिशन करने के लिए जाओ, या शहर में आकर करो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हिंदूज को यहाँ पर मसला है। और स्पेशली अगर स्पोर्ट्स की बात करते हो तो स्पोर्ट्स में तो वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स में तो मैं आपको तो हिंदू सिर्फ एक निकल कर आया हमारी नजर में, दानिश कनेरिया। मुझे नहीं लगता, या आप लोग मुझे याद दिलाना चाहते हो तो दिला दे, मेरे को याद नहीं आ रहा कि यहाँ पर कितने ज्यादा गैर मुस्लिम जमा करके, तो ना कि सिर्फ हिंदू बल्कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ जो बाद में मुसलमान हो गए। हालांकि पहले वो क्रिश्चियन थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेले, उसके बाद आई डोंट नो कि उनको प्रॉब्लम हुई या उनको मजा आया या जो भी किया, उन्होंने वहां पर इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और वो इस चीज से बहुत खुश है। ये नहीं है कि वो इससे खुश नहीं है, देखो वो सबका पर्सनल डिसीजन होता है। अगर किसी ने, एक हिंदी में कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करना होता है, तो वो उसका पर्सनल चॉइस है। और यूसुफ योहाना ने किया, वी वेलकम इन आवर मुस्लिम कम्युनिटी, कोई भी आएगा हम उसको वेलकम करेंगे। बट किसी को फोर्सफुली, ये इस्लाम भी नहीं कहता है, इस्लाम भी ये नहीं कहता कि आप किसी को फोर्सफुली जो है वो मजहब चेंज करने के ऊपर जोर दो। लोग हमेशा मजहब चेंज करते हैं अपनी मर्जी से। आप उसको जबरदस्ती 10 मरतबा कलमा पढ़ा लो, उसका मजहब चेंज नहीं होगा जब तक उसके दिल में यहाँ पर मजहब चेंज करने की बात नहीं आएगी। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर हिंदू भाई लोग जितने भी हैं हिंदू, वो आगे आना चाहते हैं। हमने पार्लियामेंट में भी देखे, इवन आगे आए भी है, बहुत सारे हिंदूज पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हैं। मैं जहां रहता हूं यहाँ पर भी एक हिंदू है, काफी अच्छी पोस्ट के ऊपर है वो, तो पार्लियामेंट वगैरह में आते हैं। क्योंकि शुरू से जब ये किया गया था तो हिंदूज की एक अलग सीट्स होती है, आई थिंक 7% सीट्स जो है वो 7 सीटें हिंदूज के लिए होती हैं कि भाई वो आपने, हिंदूज के लिए एक्चुअली नॉन मुस्लिम के लिए होते हैं, वो आपने देनी होती है। तो वो तो पाकिस्तान को मिल रही है, पाकिस्तान में दी जाती है, ठीक है, 7 कम से कम आपको नॉन मुस्लिम जो है वो आपको नजर आता है। लेकिन जहां तक बात आती है क्रिकेट की, तो क्रिकेट में मैंने नहीं देखा किसी हिंदू को आफ्टर दानिश कनेरिया के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कम से कम 13 साल हो गए इस बात को, 13 साल से कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर नहीं आया है। और ऐसा नहीं है कि उनको खेलना नहीं आता या वो अच्छा नहीं खेल सकते, एक्चुअली उनको भरोसा ही नहीं रहा है कि हम खामखा इतनी मेहनत करेंगे, मेहनत करके क्रिकेट सीखेंगे, फिर पैसा लगाएंगे अपने ऊपर, एकेडमी ज्वाइन करेंगे, हम यहाँ पर क्लब्स ज्वाइन करेंगे, और जब पाकिस्तान टीम सिलेक्शन के लिए जाएंगे हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। पाकिस्तान में हिंदुओं को खुलकर अपने त्योहार की मनाने की भी आजादी नहीं है। पाकिस्तान में होली मनाने पर हिंदू पर हमला किया गया है। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों पर अटैक किया गया। कभी धार्मिक स्थलों पर हमले तो कभी मारपीट। अल्पसंख्यकों से अत्याचार की फहरिस्त बड़ी लंबी है। किसी भी शागिर को हक नहीं उसे हाथ उठाए, शागिर्दों को हाथ उठाया जा रहा है, उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। ये इंसानियत है, ये तरीका है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए जीना अब कितना मुश्किल होता जा रहा है, इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल अभी सामने आया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज में होली के त्योहार को बैन कर दिया गया है। 30 हिंदू छात्र होली मना रहे थे। इसी दौरान कट्टरपंथी मुस्लिमों ने उन पर हमला कर दिया
और बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीजें हो रही हैं। हमने जुमा पढ़ने जाना, कोई हम पे होली के कलर फेंक दे तो वो तो हमारे लिए बुरा है ना, वो हमें बुरा लगेगा। रमजान और होली एक साथ आ गया। रमजान अपनी जगह पे है, होली अपनी जगह पे है। कि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफरत है, जो भी कहेंगे उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। ये कह रहे हैं होली मनाने की इजाजत होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। हिंदू अपनी होली मनाने के लिए बाहर आ रहे हैं, मुसलमानों का भी राइट है, वो जैसे मर्जी रहे वहाँ पे, जैसे मर्जी बाहर निकले, जरूरी तो नहीं है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? हर किसी का अपना अपना मजहब है, तो वो अगर अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्हें करने दें, और मुसलमानों को चाहिए कि उनके मजहब के अंदर ना इंटरफेयर करें। एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम। आप मुझे बताएं कि सचिन तेंदुलकर का बेटा इंडिया की टीम में नहीं खेल रहा, लेकिन एक मुस्लिम का बेटा मोहम्मद शमी आईसीसी का इवेंट खेल रहा है। एक मुस्लिम का बेटा जो है वो मोहम्मद सिराज इंडिया की जानब से जो है वो बड़े इवेंट्स खेल रहा है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का बेटा नहीं खेलता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा हो जो है वो सुनील गावस्कर का कोई जो है वो अपना जो है वो भांजा भतीजा आपको खेलता हुआ नजर आ रहा हो, मुझे तो नजर नहीं आया। आपने देखा हो कि भाई साहब जो है कोई जो है वो किसी और साबिक खिलाड़ी का कोई अपना बेटा भांजा भतीजा आपको खेलता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन टैलेंट पीछे रुलता हुआ नजर आ रहा हो इंडिया में, मैंने नहीं देखा है। पाकिस्तान में आप देखें इंजमामुल हक का भतीजा खेलेगा भाई साहब, मिसबाउल हक का बेटा खेलेगा, फिर जो है वो क्या नाम है सकलैन मुश्ताक का दामाद शादाब खान बगैर किसी परफॉर्मेंस के खेलेगा, शाहिद अफरीदी का दामाद शाहीन अफरीदी बगैर किसी परफॉर्मेंस के लगातार खेलेगा, आरिस राउफ टीम से बाहर होता है, ख्वाजा आसिफ के पास पहुंच जाता है पर्ची के लिए। यानी कि पाकिस्तान में वही लोग जो है वो खेलेंगे जिनका चाचा मामा ताया दादा अबू जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं या उनका कोई ताल्लुक है या उससे पहले वो खेल चुके हैं। इस वजह से जो है वो इंडियन क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन आगे जा रही है, क्योंकि वहां पर मेरिट का कत्ल नहीं किया जाता है। वहां पर भी जो है सचिन तेंदुलकर का बेटा खेल सकता है ना। अगर एक मुस्लिम को खिला रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर के बेटे को नहीं खिला रहे, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर मेरिट पे काम होते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि वो लगातार आईसीसी की ट्रॉफीज जीत रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि जो है वो सिर्फ पंजाबी खेलेंगे, बाकी कोई नहीं खेलेगा। अगर कोई पठान खिलाड़ी जो है वो कैप्टन बन जाता है, आधे से ज्यादा टीम में पठान खेलेंगे, बाकी कोई नहीं खेलेगा। बाबर आजम के दौर में पंजाबी खिलाड़ी ज्यादा खेलते हुए नजर आए, रिजवान के दौर में आहिस्ता आहिस्ता आपको जो आप पठान खिलाड़ी ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे, या वो खेलते हुए नजर आएंगे जो दोस्त यार हैं जिनके साथ बनती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये सीन नहीं चलता है। अब ये बात मैंने सवाल इसलिए उठाया कि इमामुल हक का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, और इमामुल हक ये कहता है कि वो तारीफ कर रहा है मोहम्मद रिजवान की, और वो ये कहता है कि टीम में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान है, और वो इसलिए है कि भाई साहब वो जो ये करता है कि नमाज के टाइम सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा कर टीम को हरा देगी जो चैंपियन ट्रॉफी में खेली, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, चाहे किसी और कंट्री की भी सी टीम हो, वो भी हरा सकती है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है ना। एक समझ आती है ना कि अगर कोई टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इतने इवेंट में, किसी भी बड़े इवेंट में, तो समझ भी आती है। लेकिन जब आप इतने बड़े इवेंट में खेल रहे हैं और आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही, जो भी गलत टीम सेलेक्ट हुई, जो भी हुई, अगर लड़के परफॉर्म अपने तौर पे भी नहीं कर रहे, तो फिर यही बात होगी। उसके बाद इंजमामुल हक साहब ने उनकी बात का रिप्लाई दिया, वो शायद यही दिया कि जी पुराने जमाने में आप हम लोगों से खेलते नहीं थे, शारजा में इतने बुरे हालात थे आप लोगों के, हम लोग हराते थे। उनका मतलब कहने का मकसद यही था कि इंडिया की टीम हमसे खेलना नहीं चाहती थी, जीतते थे हम, वो बिल्कुल हल्की टीम थी। तो मैं इंजमामुल हक उन्होंने ये जो बात की, उस पर मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखें, जिस दौर में हमारी टीम अच्छी थी उस दौर में इंडिया की टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी आईसीसी का टूर्नामेंट में किसी मैच में हमने इंडिया को नहीं हराया। उसके बाद अगर हम चलें, वैसे भी अच्छे थे, बायलैटरल सीरीज खेलते थे, उनको हराते थे, शारजा में किसी को जीतने नहीं देते थे। लेकिन अगर हम 1980 की बात करें, 90 की बात करें, ठीक है, उस दौर में अगर हमारी टीम अच्छी थी और इंडिया की टीम वीक थी, लेकिन आज क्या है, मुझे तो ये पता है कि
कि जब आपकी चीजें अच्छी होती हैं या आपकी टीम ऊपर जाती है तो वो ऊपर से नीचे एक ही सूरत में आती है कि आप उसमें आपका सिस्टम आता है, आपका क्रिकेट बोर्ड आता है, ठीक है, आपकी मेरिट आती है, आपकी करप्शन नहीं आती, ठीक है, आपके प्लेयर्स आपकी क्रिकेट बर्बाद नहीं करते। हम क्या करते रहे? हमारी क्रिकेट क्यों नीचे गई? जो आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, और सुनील गावस्कर साहब जैसा इतना बड़ा प्लेयर, लेजेंड क्रिकेटर, जब वो ये कह रहे हैं कि बी टीम भी हरा सकती है, तो उसकी रीजन क्या है? क्या उन्होंने क्रिकेट देखी नहीं पाकिस्तान की? उनको समझ नहीं है क्रिकेट की? उनको किसी चीज की समझ है तो वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना। सबको पता है कि ये सिस्टम की बर्बादी है। हम 92 वर्ल्ड कप हम जीते, उसके बाद हमारी क्रिकेट बर्बाद होना शुरू हुई। हर कोई कप्तानी के लिए लड़ता, हर कोई अपनी सीट के लिए, हर कोई कहता था कि जी मैं अपने नंबर पे खेलूंगा, हर कोई कप्तान बनने की कोशिश करता था। उसकी सियासतें होती थी। क्या सबको नहीं पता कि लोग नहीं बोलते, सब क्रिकेटर खुद बोलते थे। एक टीम के अंदर 8-8 कप्तान खेलते थे, तो वो 8-8 कप्तान कैसे होते हैं? किसी अच्छी टीम में कभी आपने देखा 8-8 कप्तान खेल रहे हो? ये सियासत होती थी। अपने चैनल चला के कप्तान बनते थे, और हमारे लोगों के उस टाइम दौर में था ये, मैं वड्डा बॉलर, मैं कप्तान क्यों नहीं, मैं वड्डा बैट्समैन, मैं कप्तान क्यों नहीं। तो ये सब कुछ होता रहा है इन सियासतों की वजह से, ठीक है, इन घटिया सोचों की वजह से। ये नए लड़कों को बीच में आने ही नहीं देते थे, किसी नए बच्चे को सेट ही नहीं होने देते थे। ये जो आज बातें कर रहे हैं ना कि इंडियन टीम ऊपर क्यों करता है और एक रूम में लेके जाता है, और वहां पर कोई हिंदू बंदा अगर आ जाए तो रिजवान उसके लिए डोर बंद कर देता है, और हिंदू कोई भी अलाउ नहीं होता है। अब नमाज पढ़ना अच्छी बात है, हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर फर्ज है नमाज पढ़ना, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इमामुल हक से सवाल क्या हो रहा था कि टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, सबसे अच्छा मुस्लिम कौन है, सबसे अच्छा नमाजी कौन है, वो सवाल नहीं हो रहा था। सवाल ये हो रहा था कि सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, प्रैक्टिस सही टाइम पे कौन करता है, डिसिप्लिन वाइज कौन अच्छा है। और इमामुल हक आगे से ये कह रहा है कि डिसिप्लिन रिजवान का अच्छा है भाई, कि वो नमाज के टाइम सबको इकट्ठा करता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई हिंदू बंदा जो है वो रिजवान के आसपास वहां पर नहीं आ सकता, जिस जगह भी जो है रिजवान नमाज की तैयारी कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है। अब ये कौन सा लॉजिक है कि कोई हिंदू बंदा आपके आसपास नहीं आ सकता? और सवाल ये भी है कि जो बंदा जो है वो हिंदू किसी और मजहब के, यानी कि हिंदू मजहब के या किसी भी मजहब के बंदे को आसपास नहीं आने देता, उसकी कैप्टनसी में क्या ऐसा कोई बंदा पाकिस्तानी टीम में आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। और यार ये बिल्कुल घटिया सी हरकत है। मैं बताऊं कि मेरे जो है वो कजन्स दुबई में मौजूद हैं, ठीक है, और उनके साथ इंडिया से बहुत सारे हिंदू मजहब के लोग एक ही रूम में रहते हैं। वो एक ही रूम में रहते हैं भाई, वो एक ही थाली में खाना खाते हैं, वो जो है वो इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे वो जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ वो इकट्ठे करते हैं। मेरे भाई भी जो है वो इस टाइम बाहर मौजूद हैं, उनके साथ भी हिंदू मजहब के लोग जो है वहां पर जो है खाते पीते, इकट्ठे खेलते, काम इकट्ठे करते। तो कोई वहां पर पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये इन लोगों ने ये कैसे रूल्स बनाए हुए और जो है वो लोगों को मजहब की वजह से बांट के रख दिया कि भाई साहब जो है कोई हिंदू खिलाड़ी आसपास नहीं आ सकता टीम के। और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कोई एक भी हिंदू खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो डिजर्विंग है, या पाकिस्तान की क्लब लेवल की क्रिकेट में अकेडमीज में कोई जो है वो हिंदू मजहब का लड़का जो है स्ट्रगल नहीं कर रहा है, या वो टैलेंटेड नहीं है कि वो पाकिस्तानी टीम में नहीं आ सकता? मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, मैंने कुछ अकेडमीज का विजिट किया, क्लब्स में मैं गया, मैंने देखा कि बहुत सारे हिंदू मजहब के लड़के जो है वहां पर जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैंने उनमें टैलेंट भी देखा है, और वो आज तक कोई सामने नहीं आया। दानिश कनेरिया खेले और दानिश कनेरिया ने जो है बात की कि भाई मेरे साथ जो है वो रियलाइजेशन है या नहीं है, बट एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़त्म होती जा रही है, वो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। वो चाहे दुनिया भर की अच्छी लीग क्रिकेट हो या पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ हो, पाकिस्तान मजबूत क्रिकेट सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही खेल रहा है। उसके अलावा बायलैटरल काफ़ी टाइम पीरियड हो गया, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मजबूत जो खेलता है, कभी आयरलैंड के साथ खेले तो वो अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, जिम्बाब्वे वाले अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, अफगानिस्तान वाले खिला लेंगे या बांग्लादेश खिलाते हैं। इसके अलावा जहां पे भी पाकिस्तान खेल रहा है, पिछले 2-3-4 वर्षों की आप उठा के देख लें, हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ एक वनडे मैच जो खेला था मजबूत टीम के साथ, उसके बाद 2 उन्होंने बिल्कुल नई टीम बना दी, और उसके बाद T20 भी हमें नई टीम के साथ खिलाया उन्होंने, जो T20 हम हारे और वनडे हम जीत गए थे। फिर हम साउथ अफ्रीका आए, साउथ अफ्रीका वालों ने भी तकरीबन 4-5 क्रिकेटर्स नहीं खिलाए थे, बीच में जिम्बाब्वे का टूर किया, उन्होंने खिलाए थे।
उसके बाद अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा चुका हुआ है, 7 क्रिकेटर्स नहीं है उनके, 7 क्रिकेटर्स नहीं है, क्योंकि कुछ ने आईपीएल खेलना है, किसी को रेस्ट चाहिए, और ये वो सब सीन है। और इसके बाद पाकिस्तान ने आगे इस साल में क्या क्या इवेंट खेलने हैं वो टीमें देख लीगा कौन सी है। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूं कि 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने 8 की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं ली हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। 3 वजूहात हैं, 3 वजूहात, जिसमें एक में जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। वो क्या मैं आपको बताता हूं, और फिर आप समझिएगा एक बात को कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं दुनिया की कौन सी लीग खेल रहे हैं और जो बायलेटरल सीरीज खेल रहे हैं वो कौन सी खेल रहे हैं। आप जरा गौर करिएगा, आपको अंदाजा होगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेटर से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट छीनी जा रही है। उसके पीछे 2-3 चीजें हैं जो मैं इस पर बात करूंगा। एक, जो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जो साउथ अफ्रीका लीग हुई उसके अंदर 6 फ्रेंचाइज टीमें हैं, 6 के 6 के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वैसे बैन है। अब इंग्लैंड में जो 100 लीग होती है, 8 टीमें हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं और 4 के मालिक वैसे ही इंडियन आईपीएल ओनर्स जो 4 के मालिक बने हुए, ठीक है। तो ये 2 लीगों के अंदर तो इंडिया का है असर और सुख पूरी तरह से। आप एक फैक्टर, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे, मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना, फॉर एग्जांपल अगर ये असम्पशन के ऊपर जाया जाए। बट आईएलटी, इसके अंदर भी इंडियन बहुत से इन्वेस्टर्स हैं या उनकी लीग्स हैं, आईपीएल के भी बहुत से, मगर उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं एट द मोमेंट। ये एक आईएलटी वो लीग है जिसके अंदर पाकिस्तानी खेलते हैं। दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जैसे पिछली दफ़ा डील की थी शाहीन शाह अफरीदी ने 100 के अंदर, मगर बाद में उन्होंने मतलब ओके करने के बाद उन्होंने पुल आउट कर लिया और उन्होंने बोला कि मैं फैमिली में बिजी हूं, जबकि उसी टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने कनाडा लीग के लिए ओके कर दिया था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन नहीं दी, वो कनाडा लीग भी नहीं खेल पाए। तीसरी खास वजह कि पाकिस्तान का शेड्यूल इतना बिजी है कि जो 100 लीग हो रही है, इंग्लैंड की जो लीग हो रही, जो अगस्त के महीने में होगी, शायद 5 से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी। इस बीच में पाकिस्तान टीम 2-3 सीरीज खेल रही होगी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो टीम के अंदर नहीं है, कम से कम उनको तो सेलेक्ट होना चाहिए था 100 लीग में, वो फिर क्यों नहीं हुए। फिर एक वजह आ जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देता। जैसे बिग बैश के लिए आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट एग्जांपल थी, उसामा मीर को देर से एनओसी दिया। इसके अलावा भी पिछली दफ़ा इंग्लैंड के लिए भी उसामा मीर को प्रॉब्लम हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, जैसे कनाडा लीग के अंदर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, तीनों को नहीं मिला था। नसीम शाह को 100 लीग के लिए शायद नहीं मिला था, सबसे महंगे बिके थे। शाहीन शाह अफरीदी भी बिके थे, उन्होंने खुद पुल आउट कर लिया था। तो कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अपनी प्रॉब्लम, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एनओसी नहीं देता, और आज आकर कईयों पर अब जो बेहतरीन लीग्स हैं उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन मालकान आ चुके हुए हैं। वो भी एक चीज है जिसको हिंदू होने की वजह से जो कुछ बर्ताव अलग होता था, और वो बात इसका मतलब ठीक किया साबित हो गई है। उस वक्त दानिश कनेरिया को लोगों ने गलत बोला, हालांकि शोएब अख्तर दानिश कनेरिया के साथ था। शोएब अख्तर ने बोला कि वाकई में दानिश कनेरिया सही कह रहा है, लेकिन जो वो अब ये इमामुल हक ने जो बात बोली है, उसके बाद क्या कोई जो है वो शक रह गया बाकी? अब मैंने इस पे जो है 2-4 दिन पहले मेरे सामने ये न्यूज आई थी, ठीक है, मैंने इस पे वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं देखी हुई थी। अब मैंने कल शाम को मेरे सामने वो वीडियो आती है, इमामुल हक का इंटरव्यू आता है, उसमें वाकई में वो ये बात बोल रहा है और मैं हैरान रह गया। कुछ इंकिशाफात करने शुरू किए हैं। इमाद वसीम से रिसेंटली उनके एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा हालत आपको क्या लगता है कब से ख़राब होनी शुरू हुई? इमाद वसीम ने इसका जवाब दिया कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, या 2019 का जो टाइम फ्रेम है 2019 में हुआ क्या। इमाद वसीम कहते हैं कि आपने एक नया सिलेक्टर लगाया, आपने एक नया कोच लगाया और उन दोनों को कुछ भी नहीं पता था। मैं आपको बता देता हूँ, जिस सिलेक्टर की तरफ उनका इशारा है उनका नाम है मोहम्मद वसीम, जिस कोच की तरफ उनका इशारा है उनका नाम है मिसबाउल हक। तो इमाद वसीम ये कहते हैं कि जब आपने इन दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट में रीइंस्टेट किया ना तो उसका नुकसान ये हुआ कि इन दोनों को मॉडर्न डे क्रिकेट जो चल रही है उसका अलिफ बे भी नहीं पता थी। इन्होंने पुराने टाइम्स की क्रिकेट खेली भी थी, और उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी टीम में चेंजेस होना शुरू हुई, और वो जो चेंजेस होना शुरू हुई उसकी वजह से आपकी जो टीम है वो पूरी की पूरी बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई। इमाद वसीम की इस बात से मैं आपको सेकंड करते हुए ये बताऊं कि आप ये देखें कि इमाद वसीम को तो चले छोड़ दें, सरफराज अहमद वो किस ड्यूरेशन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हुए, उससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में
क्या हुआ था। अब सरफराज अहमद भी ये वही टेन्योर है जब पाकिस्तान क्रिकेट से उनको बाहर कर दिया गया, ये वही टेन्योर है जिसमें बाबर आजम को सामने लाया गया, ये वही सारा टेन्योर है। इमाद वसीम जो बात कर रही है, बात ठीक कर रही है कि वहाँ से आपकी क्रिकेट ख़राब होना शुरू हो गई थी, आपने बड़ा एक ठीक ठाक किस्म का कप्तान बाहर कर दिया। अब सवाल ये करते हैं इमाद वसीम कि 2019 में जो आपके वर्ल्ड कप खेले लड़के थे उनमें से आज कौन क्रिकेट खेल रहा है। मैं आपको 2019 में पाकिस्तान का स्क्वाड था वो बता देता हूँ। सरफराज अहमद, आसिफ अली, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस सुहेल, हसन अली, इमाद वसीम, इमामुल हक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, शुएब मलिक, वहाब रियाज, ये आपका स्क्वाड था। इसमें से रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं जनाब बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन, अच्छा उसके बाद बाकी ऑन एंड ऑफ ही हुए हैं, मतलब टीम में है नहीं है। जैसे इमामुल हक का नाम है, वो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद टीम का पार्ट नहीं थे। ये जो नाम है ना, बाबर, फ़खर, शाहीन, ये रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे हैं। उसके अलावा 3 लड़कों में से कोई भी नहीं है 2019 का जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला था। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या बना। और इमाद वसीम कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट का हमारे प्लेयर्स को कुछ, मतलब बोर्ड को कोई आइडिया नहीं था, या उस टाइम के जो सेलेक्टर मेन थे और जो कोच थे। और मॉडर्न डे क्रिकेट, इमाद की बात बिल्कुल सही है कि मेन इशू पीस इतना रैपिडली उसने फास्टेस्ट ओडीआई 2000 रन, 2000 रन, 6000 रन, सबसे फास्टेस्ट रन तो इसने किए। अपनी गेम को तो वो लेके चल रहा है, लेकिन मकसद है कि आपकी जो रन्स करने की स्पीड है, वो आपकी जीत की स्पीड को कितना इंक्रीज कर रही है, उसमें वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसको देखें फास्ट एंड फ्यूरियस माइंडसेट के साथ कि यार मेरी परफॉर्मेंस से मेरी टीम भी जीते। अगर इस तरह का माइंडसेट आएगा तो कहीं भी बैठ के कोई बात नहीं करेगा। जी राणा साहब। सर एक्चुअली बात यह है कि एज लॉन्ग एज योर परफॉर्मेंस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स विक्ट्री, तब तो ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी मर्जी अच्छी है, मैं यू गेट अ फाइफर, आप आउट कर रहे हैं, टीम भी जीत रही, सिर्फ रैंकिंग्स में ऊपर जा रहे हैं, तो वही हाल होना जब भी हमारी टीम का हो रहा है। जिन भाई ने बात की थी, वाइस ने कॉल की थी अबाउट अदर स्टेडियम्स। सर अरबाब नियाज़ स्टेडियम में, कोयटा स्टेडियम को, इवन गुजरांवाला को, गुजरात में, फैसलाबाद में, इन स्टेडियम्स को वाकई बात करने की जरूरत है। वी नीड टू टेक क्रिकेट टू अक्रॉस बोर्ड। आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जितनी रिप्रेजेंटेशन तमाम साइड्स की है, थोड़ी सिंध से भी बेहतर हो जाए, इंटीरियर सिंध से तो और अच्छा हो जाएगा, एंड बलोचिस्तान से। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। लेकिन ये बातें हाफिज साहब इस सारी हुई हैं जो हम बार बार हम जो है ना ये करते हैं, और बार बार हम फिर डिसअपॉइंट होते हैं, फिर हिम्मत पकड़ते हैं। मैं एज ए स्क्वाड पे आना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है न्यूजीलैंड गया है, इस स्क्वाड से पहले कुछ सिनेरियो बेस्ड मैचेस भी हुए हैं, आपने भी देखे होंगे उनकी फुटेज, मैंने भी देखी है। आप सीरियसली मुझे बताएं, लुकिंग एट द फील्डिंग, लुकिंग एट द वे द बॉलिंग वाज डन, एक्सेप्ट 1-2 बैटर्स के अलावा, आपको लगा है कि ये टीम जो है अभी उस टीम को से लेके मिलने जा रही जो भी फाइनल इंडिया से हारी है बड़ी मुश्किल से? आप, मुझे तो नहीं लगता। और ये यंगस्टर्स हैं जिनको लेके गए हैं, क्योंकि अभी काफी लोग के मुंह बंद कराने हैं कि यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, इन्हीं को डिफिकल्ट टूर पे भेज के एक टूर पे फेल करा के वापस पुराने चेहरे जो है ना नई बोतल में तैयार होकर बैठ के आ जाएंगे नई किटों में, किसी हम फिर से सहयोग के आ गए। क्योंकि अगर मैंने अपने घर में प्रैक्टिस बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि मैंने मोहल्ले में अच्छी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि अगर मैंने अपने आवर्स बड़े लगाए थे, कोई 1-2 फ्रेंचाइज का बता देगा। अभी अगर PSL आ जाएगा, हमारे लोकल बॉलर्स को उठ के जो है अच्छे बैटर्स भी बन जाएंगे, और वो अच्छे बुरे बैटर्स को बॉल के अच्छे बॉलर्स भी बन जाएंगे, एंड दिस सर्कस इज गोना कंटिन्यू। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि इसमें से हमारा टेक अवे क्या होगा। आप भी देख लीजिएगा, महीने के बाद कोई व्हाइट पेपर कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, पीसीबी विल बी डिस्प्लेइंग कि प्लेयर्स का किटें अच्छी हैं, प्लेयर्स इकट्ठे बड़े हंस के बैठ रहे हैं, दे विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट कॉज द डिफीट। किसी ने कोच से पूछा, जो हमारे हेड कोच थे या बॉलिंग कोच से, भाई बॉलिंग परफॉर्मेंस गई कि नहीं गई, वो फिर क्या कहा, यार 2 मैच गलत चले गए। अब साहब वी नीड टू फाइंड द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड वी फाइंड अस, या इन प्लेयर्स को फॉलो करें, इनको बैक करें, चाहे ये लड़के फेल भी हो जाए यंगस्टर्स, इनको बैक करें ताकि टीम में कंटिन्यूअसली पार्ट लेते रहे। एक टाइम आएगा दे विल बी सक्सेसफुल, बट द करंट लॉट एंड द प्रीवियस लॉट दैट इज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट द ऑपरेटर्स, दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल नाउ। इट्स हाई टाइम, बहुत हो गया सर। बिल्कुल सही बात है। आप जी मुझे एक दोनों एक पीसीबी के अंदर ही है, पीसीबी के अंदर कितना बड़ा मेन इशू है आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लेना। कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इन्होंने नेशनल T20 कप के प्लेयर, हर प्लेयर की जो मैच फी है वो सिर्फ 10,000 कर दी है। तो वो मेरा ख्याल है पहले तो कोई लाख बता रहा था, लेकिन अब वो बता रहा था कि कुछ टाइम पहले इन्होंने 40-50 हज़ार कर दी थी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो
70-75% का इन्होंने डिडक्शन की है। जो डायरेक्टर साहब हैं वो अपना मेरा ख्याल है 15-20 लाख रुपया तो आराम से कमा रहे होंगे जो डोमेस्टिक की हैं। तो डायरेक्टर साहब चूँकि ब्यूरोक्रेट हैं वो अपनी मंजी सीधी करके बैठे हुए हैं धूप में, बाकी सबको जिसे कहते हैं कि सख्त सर्दियों में जनाब तालाब के ठंडे पानी में गोते दे रहे हैं जो क्रिकेटर्स हैं। तो ये हुआ आपके साथ, आपने ऊपर तले बड़े बैड डिसीजंस लिए हैं। सरफराज अहमद को निकालना बहुत गलत डिसीजन था, बाबर को कप्तान बनाना वाज नॉट ए गुड डिसीजन, मैं हमेशा से उसके अगेंस्ट था। फिर उसके बाद तो चल सो चल, क्योंकि ये अब जो परफॉर्मेंस